चलिए, अब 6:36 हो रहे हैं, एकदम फ्रेश करिए माइंड को। बहुत खतरनाक टॉपिक है, बहुत मजा आएगा। तैयार हो तो एक बार सब जुड़कर आइए और यस लिख दीजिए। नॉन स्टॉप समझाना पड़ेगा पूरा का पूरा। बहुत बहुत इसकी एनसीईआरटी तो सबसे खतरनाक है। चलिए, ह्यूमन जीनोम। जीनोम का मतलब है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम से, मतलब 23 क्रोमोसोम। हैप्लॉइड सेट तो ये हुआ ना 23 क्रोमोसोम। तो कितनी कितनी लेंथ है हैप्लॉइड की? 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। अगर कोई आपसे पूछे कि हमारे अंदर डीएनए की लेंथ कितनी है, तो आप बोलेंगे 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। तो ये 46 क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में बोला जाता है। लेकिन आपसे कोई बोले कि ह्यूमन जीनोम, इसका मतलब आगे के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो हैप्लॉइड सेट में 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, मुन्नू चुन्नू सुन्नू गुन्नू नुन्नू, जितने भी लोग हैं, उन सब के 99.9% डीएनए सेम है। तेरा मेरा फलाना ढिमकाना, तेरे दोस्त का, तेरे दुश्मन का, जिसने तुझे ब्लॉक किया हुआ है वो भी। तो दुनिया में 99.9% लोगों के डीएनए सेम है। ऑल ह्यूमन 0.1% डीएनए शो डिफरेंसेस वेरिएशन। इसका मतलब पूरी दुनिया में 99.9% जो डीएनए है वो सेम है। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका 99.9% डीएनए सेम है। तो डिफरेंसेस कितना है? तेरा मेरा और तेरा तेरे पड़ोसी का, हम सबके डीएनए में कितनी परसेंट वेरिएशन है? 0.1% वेरिएशन है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये नहीं है ना? आप कहो कि ये है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, नहीं, ये नहीं है आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पहली चीज तो दिमाग से ये निकाल दो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये नहीं है। 0.1% डीएनए दुनिया में सभी लोगों में डिफरेंसेस में पाया जाता है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, हम सबका 0.1% डीएनए वेरी करता है। इस 0.1% डीएनए की स्टडी की जाती है कुछ केसेस को सॉल्व करने के लिए। जैसे कहीं पर क्राइम सीन हुआ, ठीक है, कहीं पर क्राइम सीन हुआ है, ठीक है, बहुत तरह के सीन, मतलब बहुत तरह के केसेस होते हैं जहां पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज किया जाता है ना? कहीं पर कुछ इस तरह की घटना हुई जो नहीं होनी चाहिए, और बॉडी पूरी की पूरी जल चुकी है, और बहुत सारे लोग हैं लेकिन डेड बॉडी का पता नहीं चल रहा है, शरीर के पार्ट अलग अलग हो गए हैं, या आप डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं कर सकते, इतने सारे लोग हैं, उसमें ये नहीं पता चल रहा कि कौन किसके घर का है। तो उस समय आप डीएनए की हेल्प से पता लगाओगे कि ये बंदा कौन है। ठीक है, यहां पर आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज किया जाता है। कई बार किसी एक बच्चे के क्लेम करने के लिए दो पेरेंट आ जाते हैं, वो कहते हैं कि ये मेरा बच्चा है, वो कहती है कि ये मेरा बच्चा है। इस केस में आप डीएनए से पता लगाओगे कि ये बच्चा किसका है। और भी कुछ तरह के क्राइम सीन होते हैं जहां पर आप डीएनए की हेल्प से पता लगाते हैं। ठीक, इसके लिए ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि दुकान पे आधा किलो बेसन चोरी हो गया तेरा और तू जाके कोर्ट में पहुंच जाके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है। पहले तो तेरे कान के नीचे दो बैक टू बैक रैपटे पड़ेंगे वहां पर। ठीक है, ये नहीं कि बेसन चोरी हो गया, सूजी चोरी हो गई, एक पाव टमाटर चोरी हो गया, गाय मेरा टमाटर खाया, बैल मेरा टमाटर खाया, कौन खाया पता लगाओ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोर्ट में प्रूफ करना पड़ता है, कोर्ट में एविडेंस देना पड़ता है ना? कोर्ट में एविडेंस देना पड़ता है, तब जाके आपको परमिशन मिलती है कि आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं, और उस 0.1% डीएनए से आप पता लगाएंगे, ठीक है, कि ये डीएनए किसका है। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ठीक है, छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। एक लड़की है जिसका नाम है अंजलि। अंजलि, क्या नाम है? अंजलि। ठीक, छोटा सा केस मैं आपको हल्का सा बताता हूं। एक लड़की है जिसका नाम है अंजलि, ठीक है, अब अंजलि का मर्डर हुआ है। ठीक, अब अंजलि की जो फोन कॉल डिटेल निकाली गई और उसके दोस्तों से पूछा गया, तो लोगों ने यह कहा कि हमें शक है कि इसका मर्डर मानसी ने किया है। अब जब हम अंजलि के रूम में गए तो उसके बेड के नीचे कुछ बाल मिले हैं। भाई अंजलि इतनी आसानी से तो मरी नहीं होगी, भगवान ना करे कभी कोई इस तरह से मरे, बेटा केस है सिर्फ, एक काल्पनिक है। आज के लेक्चर का किसी भी वस्तु से कोई भी संबंध नहीं है। अगर कोई भी संबंध पाया जाता है तो इसे सिर्फ एक फिक्शन कहा जाएगा। इसकी जिम्मेदारी ना पीडब्ल्यू लेता है और ना ही कोई पीडब्ल्यू का कोई अध्यापक लेता है। ठीक है, ये एक फेक केस को आज सॉल्व किया जाएगा जिसमें फेक मर्डर किए जाएंगे, जिसमें जो नाम और घटनाएं, चित्रण का जो वर्णन किया गया है वो सब काल्पनिक है। इसका किसी भी वस्तु और किसी भी इंसान से कोई भी संबंध नहीं है। अगर कोई संबंध पाया गया और इस क्राइम से किसी की भी भावना को ठेस पहुंचती है तो इसके लिए पीडब्ल्यू और पीडब्ल्यू की फैकल्टी खासकर रुपेश सर जिम्मेदार नहीं होंगे। उनको थाने में पकड़ा ना जाए, उनकी अपनी एक फैमिली है, उनको उनकी परवरिश भी करनी है और उनके ऊपर लोन भी चल रहा है। सुनना ध्यान से, आज जो तुम लेके जाओगे ना यहाँ से, सर खून हुआ है अंजलि का, ठीक है, सर शक किस पे है? मानसी पे है, ठीक है। तो अंजलि के बेड के नीचे बाल मिला है। भाई अंजलि और मानसी की जब मीटिंग हुई थी तो अंजलि इतनी आसानी से नहीं मरी, दोनों के बीच में हाथापाई हुई। हो सकता है अंजलि ने मानसी के गाल पर नाखून मारे हो मानसी का गाल में खरोंच आई हो, और अंजलि की फिंगर टिप पे हो सकता है मानसी का ब्लड लगा हो, या फिर ऐसा हो सकता है अंजलि ने मानसी के बाल खींचे हो। छोड़ ना, छोड़ तो, छोड़ छोड़। तो हो सकता है जब मानसी अंजलि को छुरा घोप रही हो उस टाइम अंजलि ने मानसी के बाल खींचे हो और एक दो बाल अंजलि के हाथ में आ गए हो, और ऊषा फैन चल रहा है जिसकी वजह से हवा से वो बाल बेड के नीचे चले गए। अब वहां मिला है बाल, शक है अंजलि पर, और अंजलि किंग शक है, वहां मिला है बाल, शक है मानसी पर, लेकिन मानसी तो इंडिया में है ही नहीं मानसी तो इंडिया में है ही नहीं। मानसी किंगफिशर की फ्लाइट लेके लंदन में चली गई है, मानसी इंडिया में है नहीं। अब वो बाल मानसी का है या नहीं ये तुम्हें पता लगाना है। सर पता कैसे लगाएंगे वो बाल मानसी का है या नहीं? मानसी तो है ही नहीं,
मानसी तो किंगफिशर की फ्लाइट लेके लंदन में बैठी हुई है और पॉडकास्ट में इंटरव्यू दे रही है। कौन है वो फेमस इंडिया में, वो जो क्या नाम है उनका, जो सभी का पॉडकास्ट करते हैं, जो कहते हैं कि अपने पाप धुलवाने हो तो इनके साथ इनका पॉडकास्ट करवा दीजिए, सब फेयर कर देंगे। कौन है, उनका नाम क्या है, काफी फेमस है वो, जिन्होंने विजय माल्या का भी बोल दिया था, पॉडकास्ट किया था, क्या नाम है उनका, मनी करके कोई नाम है, हाँ राज, हाँ ही इज अ बिग शॉट, ठीक है, हाँ वो मनी साहब, शमनी जो भी है, शमनी साहब है ना, ठीक है। तो अब वो तो लंदन में बैठी हुई है मानसी। अब प्रॉब्लम ये है कि जो बाल मिला है, आपको प्रूफ करना है बिना मानसी के कि बाल मानसी का है या नहीं। आपने प्रूफ कर दिया यही है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो अगर आप तैयार है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ने के लिए, तो आप एक बार फिर से यस लिख दीजिए। तो मैं यहाँ एक केस सॉल्व करूंगा, खून होगा अंजलि का, शक होगा मानसी पे, तो इसी प्रद्युम्न साहब भी आएंगे, डॉक्टर सारू के भी आएंगे, ठीक है, दया नहीं आएंगे क्योंकि दरवाजा नहीं तोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ एक केस सॉल्व किया जाएगा पूरा का पूरा, और आप केस को सॉल्व होते हुए देखेंगे, ठीक है, केस को सॉल्व होते हुए आप देखेंगे। तो अगर आप तैयार है तो आ जाइए, एक बार यस लिख दीजिए। तो जब 99.9% डीएनए हम सबका सेम है, तो सर उसकी स्टडी थोड़ी ना करेंगे, स्टडी उसकी करेंगे जो डिफरेंसेस पाया जाता है, वो है 0.1% डीएनए। तो 3.3 इंटू 10 की पावर 9 आपका हैप्लॉइड सेट ह्यूमन जीनोम की लेंथ थी, तो 3.3 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 0.1%, 0.1/100, इसका मतलब हम सबके डीएनए में इतनी वेरिएशन पाई जाती है, 3.3 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर पर वेरिएशन पाई जाती है। तुम्हारा, मेरा और हम सबका डीएनए में कितने बेस पेयर डिफर करेंगे? 3.3 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर हम सबके डिफर करेंगे। संयम रखना, पूरा का पूरा अच्छे से लेके चलेंगे, ध्यान से समझना। सर ये जो 0.1% डीएनए है, हाँ बिल्कुल सर, ये 0.1% डीएनए जो है, हाँ जिसको आप कह रहे हो कि हम सब में डिफर करता है, हाँ जिसको आपने बोला 3.3 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर, ये तो बोला 0.1% डीएनए भाई। 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर, ये तो हैप्लॉइड सेल की टोटल लेंथ है, इसका 0.1% निकाला, 0.1/100 तो आया 3.3 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। इतना डीएनए सबका वेरी करता है, इतने बेस पेयर सबके वेरी करते हैं, बिल्कुल। तो 0.1% डीएनए जो आपको स्टडी करना है, जो आपको स्टडी करना है वो है 3.3 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। अब ध्यान से समझना, 0.1% डीएनए जो होता है वो इंट्रोनिक डीएनए होता है। अच्छा, जो डीएनए हम सब में वेरी करता है वो किस तरह का डीएनए है? वो इंट्रोनिक डीएनए है। अगर इंट्रोनिक डीएनए है तो मतलब वो डीएनए किसके लिए कोड नहीं करता? प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता। और वो डीएनए एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बार बार रिपीट होता है। एटीजी सीएजी, एटीजी जीएसी, एटीजी टीएजी। आप मुझे बस ये बता दो, जीएटी एक्सॉन, एएटी एक्सॉन, पूरा फोकस करना, एकदम पूरा फोकस करना। जीएटी एक्सॉन, एटीजी सीएजी इंट्रॉन, एएटी एक्सॉन, एटीजी जीएसी इंट्रॉन, टीटीए एक्सॉन, एटीजी टीएजी इंट्रॉन। आप मुझे बस ये बता दो, इस इंट्रॉन में, इस इंट्रॉन में, इस इंट्रॉन में कौन से 3 बेस हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं? लिख के बता दिया तो मान जाऊंगा। इस इंट्रॉन में, इस इंट्रॉन में, इस इंट्रॉन में वो कौन से 3 बेस हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं? मैं चैट में देख रहा हूं, बताइए। एटीजी सीएजी, एटीजी जीएसी, एटीजी टीएजी, वो कौन से 3 बेस हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं? एटीजी, 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 एटीजी। तो 0.1% डीएनए वो डीएनए होता है जो हमारे टोटल डीएनए में बार बार रिपीट होता है। तो अगर ये मेरा टोटल डीएनए है, इनमें कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट करते हैं, वही डीएनए होता है 0.1% डीएनए का पार्ट। तो रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसलिए बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए, और इसी को बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। तो आप देखिए, ये मेरा पूरा का पूरा डीएनए है, ये मेरा पूरा का पूरा क्या है? डीएनए है। ये मेरा पूरा का पूरा डीएनए है, आगे तक है। तो मेरे पूरे डीएनए में वो डीएनए जो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बार बार रिपीट होता है, मेरे पूरे डीएनए में, मेरे पूरे डीएनए में 3.3 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर, या मैं कहूं 0.1% डीएनए, वो डीएनए होगा जो बार बार थोड़े टाइम के बाद रिपीट होता है। तो एटीजी, 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 तो एटीजी, 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 एटीजी बार बार रिपीट हो रहा है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, इसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेटिव डीएनए। और एटीजी किसका पार्ट है? इंट्रॉन्स का पार्ट है, इंट्रॉनिक डीएनए। और ये डीएनए किसके लिए कोड नहीं करता? प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता। तो अब आप मुझे बताइए, जितना भी इंट्रॉनिक डीएनए होता है वो सारा का सारा सैटेलाइट डीएनए है, ट्रू या फॉल्स? जितना भी इंट्रॉनिक डीएनए है वो सारा का सारा सैटेलाइट डीएनए है, फॉल्स। सीएजी इंट्रॉनिक डीएनए है, बट ये सैटेलाइट डीएनए नहीं है। सीएजी बार बार रिपीट नहीं हुआ। सीएजी, जीएसी, टीएजी ये आपका इंट्रॉनिक डीएनए है, बट ये बार बार रिपीट नहीं हुआ। सर एटीजी सीएजी पूरा इंट्रॉन है, एटीजी जीएसी पूरा इंट्रॉन है, एटीजी टीएजी पूरा इंट्रॉन है, लेकिन पूरा इंट्रॉन बार बार रिपीट नहीं हो रहा। उस पूरे इंट्रॉन में जो बेसिस बार बार रिपीट हो रहे हैं उसको सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। रिपीट हो रहा है एटीजी, 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 इसका मतलब सारा इंट्रॉनिक डीएनए सैटेलाइट डीएनए नहीं होता। बट जो भी सैटेलाइट डीएनए होता है, जो बार बार रिपीट होता है, वो इंट्रॉनिक डीएनए होता है। जितना भी सैटेलाइट डीएनए है वो इंट्रॉनिक डीएनए है। जितना भी सैटेलाइट डीएनए है वो इंट्रॉन का पार्ट है। जितना भी सैटेलाइट डीएनए है वो इंट्रॉन का पार्ट है। जितना भी सैटेलाइट डीएनए है वो इंट्रॉन का पार्ट है। हम सब में 99.9% डीएनए सेम है, 0.1% डीएनए वेरी करता है। तो इसका 0.1% 3.3 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर, हम सब के डीएनए में 3.3 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर अलग अलग होंगे। तेरे में और मेरे में 3.3 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर अलग अलग होंगे। तो तेरे और मेरे और हम सब के डीएनए में जो बेसिस अलग अलग पाए जाते हैं और वो बेसिस बार बार एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट होते हैं, जिसको तुम 0.1% बोलते हो, जिसको 3.3 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर बोलते हो, उसका नाम है सैटेलाइट डीएनए।
बार बार रिपीट हुआ, रिपीटेटिव डीएनए, सैटेलाइट डीएनए इंट्रोनिक डीएनए होता है, एक्सोनिक डीएनए नहीं होता। तो अगर ये इंट्रोनिक डीएनए है तो ये प्रोटीन नहीं बनाएगा। ये पूरा इंट्रॉन है, ये पूरा इंट्रॉन है, ये पूरा इंट्रॉन है, पूरा इंट्रॉन रिपीट नहीं हुआ, उस इंट्रॉन में कोई पर्टिकुलर बेस ही रिपीट हुआ, तो जो पर्टिकुलर बेस रिपीट होता है उसको सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। इसका मतलब सारा इंट्रॉनिक डीएनए सैटेलाइट डीएनए नहीं होता, लेकिन सारा सैटेलाइट डीएनए इंट्रॉनिक डीएनए होता है। एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ तो ही यस बोलना। तुम समझ जाओगे कि सर ने क्यों लिखने के लिए मना किया है, क्योंकि बहुत बहुत फोकस करना है, बहुत फोकस करना है, तुमसे ज्यादा फोकस मुझे करना है। लास्ट ईयर मैंने यकीन 2.0 में पढ़ाया था, उनको भी यही बात बोली थी कि सिर्फ ये लेक्चर है जिसके नोट्स तुम नहीं बनाओगे, घर पे बनाओगे, तो ये पूरा टाइम समझने पे लगाना है। चलो अब ध्यान से समझना, सैटेलाइट डीएनए जो बार बार रिपीट होता है, हमारा पूरा का पूरा डीएनए सैटेलाइट डीएनए नहीं है। हमारे डीएनए का मेजर पोर्शन इंट्रोनिक है, और उन इंट्रोनिक डीएनए में कुछ बेसिस जो बार बार रिपीट होंगे हमारे डीएनए में, उनको सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। उन्हीं की स्टडी की जाती है। वही डीएनए हम सब में वैरी करता है, वही डीएनए प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता, उसी को रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं, उसी को 0.1% डीएनए बोलते हैं, उसी को 3.3 × 10⁶ बेस पेयर बोलते हैं। सैटेलाइट डीएनए दो तरह के होते हैं, एक को बोला माइक्रो सैटेलाइट, एक को बोला मिनी सैटेलाइट। सर मिनी से फील आता है 10⁻³ और माइक्रो से फील आता है 10⁻⁶। सर 10⁻⁶ छोटा है, 10⁻³ बड़ा है। अच्छा जरा देख, एटीजी 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 एटीजी, नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट कितनी है? 1 2 3 4। तो सैटेलाइट डीएनए जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ? 4 बार रिपीट हुआ। यहां सैटेलाइट डीएनए कितनी बार रिपीट हुआ? जीसीसी जीएटीसी जीटीजी, ये आया जीसीसी जीएटीसी जीटीजी, जीसीसी जीएटीसी जीटीजी। तो यहां 1 2 3, यहां 3 बार रिपीट हुआ। रिपीटिंग यूनिट 1, रिपीटिंग यूनिट 2, रिपीटिंग यूनिट 3, रिपीटिंग यूनिट 4। तो नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट इसमें कितनी है? 4। नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट 1, नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट 2, नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट 3। हम सबके डीएनए में जो सैटेलाइट डीएनए है जो रिपीट कर रहा है, उनकी नंबर वैरी करते हैं। बस मुझे इतना बता दे, इसकी रिपीटिंग यूनिट में 3 बेस है, इसकी रिपीटिंग यूनिट में 10 बेसिस है। 3 बेस बार बार रिपीट हो रहे हैं, 3 बेस बार बार रिपीट हो रहे हैं, 10 बेस बार बार रिपीट हो रहे हैं। कितनी रिपीटिंग यूनिट की लेंथ ज्यादा है, मिनी की या माइक्रो की? लिख के बता दे। अरे लिखना, ये मां चलना, लिखना, लिख दीजिए ना प्लीज, बहुत मेहरबानी होगी। किसकी लंबाई ज्यादा है, किस में रिपीटिंग यूनिट की लंबाई ज्यादा है, लिखना। मिन्नी, ए मिन्नी, ए मिन्नी कहाँ रे तू? ए मिन्नी मिन्नी 10⁻³ मिन्नी 10⁻⁶ माइक्रो। रिपीटिंग यूनिट की लेंथ किसमें ज्यादा मिलती है? रिपीटिंग यूनिट में बेसिस किसमें ज्यादा मिलते हैं? मिन्नी मिन्नी मिन्नी, नंबर ऑफ बेस पेयर। बेस पेयर क्यों लिखा? क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। नंबर ऑफ बेस पेयर 3 बेस पेयर, यहाँ 10 बेस पेयर। यहाँ 3 बेस बार बार रिपीट हुए, यहाँ 10 बेस बार बार रिपीट हुए। रिपीटिंग यूनिट कितनी है? 1 2 3 4। एक यूनिट में कितने बेस है? 3। रिपीटिंग यूनिट कितनी है? 1 2 3। एक यूनिट में कितने बेस है? 10। यहाँ एडेनिन थाइमिन ज्यादा है या ग्वानिन साइटोसिन ज्यादा है? किसकी लंबाई छोटी? माइक्रो माइक्रो। किसकी लंबाई छोटी? माइक्रो माइक्रो। अभी तो जब मैं केस सॉल्व करूंगा ना, उस टाइम ऐसा घूस बम आएगा ना, कसम से भाई साहब, कसम से कह रहा हूं, मानसी से प्यार हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में ऐसा ट्विस्ट लाऊंगा ना भाई, इतना खतरनाक वाला, बिल्कुल। इसकी लंबाई ज्यादा। लेंथ ऑफ सैटेलाइट, इसमें कितने बेस पेयर हो सकते हैं? सर आपने यहाँ 3 बेस दिखाए हैं, इसमें 1 बेस भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इसमें 10 से 60 बेस पेयर हो सकते हैं। अब ये लास्ट पॉइंट का मतलब समझो, लास्ट पॉइंट का मतलब क्या है? 3 बेस बार बार रिपीट हो गए, माइक्रो सैटेलाइट। अगर 2 बेस बार बार रिपीट होते तब भी माइक्रो सैटेलाइट। अगर 1 बेस बार बार रिपीट होता तब भी माइक्रो सैटेलाइट। अगर 6 बेस बार बार रिपीट होते तब भी माइक्रो सैटेलाइट। अगर ज्यादा बेस बार बार रिपीट हो रहे हैं, करीब 10 से 60 या 9 भी हो सकता है, ठीक है, 10 से 60, तो मिनी सैटेलाइट। ये आपका माइक्रो सैटेलाइट, ये आपका मिनी सैटेलाइट। तो यहां आपको सर ने 3 बेस को बार बार रिपीट होते हुए दिखाया। अगर 4 बेस भी बार बार रिपीट हो रहे होते या 5 बेस भी बार बार रिपीट हो रहे होते, छोटी लेंथ है ना बेटा, छोटी लेंथ रिपीट हो रही है, माइक्रो सैटेलाइट। यहां पर 10 से 60, 20 बेस बार बार रिपीट हो रहे हैं, मिन्नी। 21 बार बार रिपीट हो रहे हैं, मिन्नी। 23 बार बार रिपीट हो रहे हैं, मिन्नी। 25 बार बार रिपीट हो रहे हैं, मिन्नी। 30 बार बार रिपीट हो रहे हैं, मिन्नी। ये है माइक्रो, ये है मिनी। माइक्रो और मिनी समझ में आया तो यस लिखिए। तो ये जो सैटेलाइट था, ये सैटेलाइट 2 तरह के होते हैं। अगर रिपीटिंग यूनिट में बेसिस का नंबर कम है, माइक्रो। रिपीटिंग यूनिट में बेसिस का नंबर ज्यादा है, मिनी। छोटी लंबाई, माइक्रो। लंबा, मिनी। छोटी छोटी, माइक्रो। लंबा, मिनी। छोटी, माइक्रो। लंबा, मिनी। मैं हूं आज एक गिन्नी। चलिए ये समझ में आ गया। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, थोड़ा सा रुकिएगा, बता देंगे। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, थोड़ा सा रुकिएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ध्यान से देखिएगा। राहुल, पिंकी, अंजलि। राहुल, राहुल, पिंकी, अंजलि। कितना प्यारा दूल्हा रह गया रानी मुखर्जी का। बताओ, बेटी क्या पढ़ रही है? अरे बेटी स्कूल जाए, पढ़ाई करे, लिखाई करे, फ्यूचर करे, हैं? इसकी शादी हो तो गई, अब काजोल है, ठीक है, रानी मुखर्जी क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, याद देखो, राहुल, पिंकी, अंजलि। राहुल के अंदर एटीजी 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 4 बार रिपीट हुआ। पिंकी के अंदर एटीजी 1 2 3 4 5 6 7 बार रिपीट हुआ। अंजलि में 1 2 3 4 5 6 7 8 बार रिपीट हुआ।
जो इसका मतलब कोई बेस तेरे अंदर 200 बार रिपीट हो सकता है, मेरे अंदर 300 बार रिपीट हो सकता है, किसी के अंदर 500 बार रिपीट हो सकता है, किसी के अंदर 600 बार रिपीट हो सकता है, किसी के अंदर 550 बार रिपीट हो सकता है। इसका मतलब जो रिपीटिंग यूनिट है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। तो जो रिपीटिंग यूनिट है, जो बार बार रिपीट हो रही है, जो बेसिस बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनकी रिपीटिंग यूनिट का नंबर हम लोगों के अंदर क्या कर रहा है, सेम या वेरी? बताइए। तेरे अंदर 10 बार रिपीट हुआ, किसी के अंदर 20 बार रिपीट हुआ, किसी में 21 बार रिपीट हुआ, किसी में 50 बार रिपीट हुआ, ठीक है? बताइए। और जरूरी नहीं कि यही बेसिस बार बार रिपीट होंगे, कोई भी बेसिस बार बार रिपीट हो सकते हैं। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, इनके बेसिस भी अलग अलग हो सकते हैं। तेरे अंदर कोई पर्टिकुलर बेस बार बार रिपीट कर रहा है, मेरे अंदर कोई दूसरा बेस रिपीट कर रहा है, उसके अंदर कोई तीसरा बेस बार बार रिपीट कर रहा है, उसके अंदर कोई और बेस बार बार रिपीट कर रहा है, उसके अंदर कोई और बेस बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है? और नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट भी वेरी करती है। राहुल में एटीजी 4 बार रिपीट किया, पिंकी में 7 बार रिपीट किया, अंजलि में 8 बार रिपीट किया। लाले, ये तो एक क्रोमोसोम का हाल है, ऐसे तो 46 क्रोमोसोम है। हर क्रोमोसोम पर अलग अलग बेस रिपीट कर सकते हैं, उनकी रिपीटिंग यूनिट का नंबर वेरी कर सकता है। ये तो एक क्रोमोसोम पे बताया है मेरे लाडले, 46 क्रोमोसोम है। अच्छा, ये बात है। हाँ, ये बात है। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, यहां तक आपको समझ में आया तो आप यस लिखिए। यहां तक घर पे भी एनसीईआरटी मत पढ़ना, भस्म हो जाओगे नहीं तो, तड़पोगे फिर, तड़पोगे तड़पोगे। अभी नहीं पढ़ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ तो यस लिखिए। हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत खुशी है भाई, बहुत खुशी है। अब सुनना ध्यान से। सर, हाँ ये डीएनए है। हाँ भाई, ये डीएनए है। सर, राहुल, पिंकी, अंजलि का आप क्या करोगे? राहुल, पिंकी, अंजलि का मैं डीएनए स्टडी करूंगा। सर, कौन सा स्टडी करोगे? बेटा तू ही बता दे। सर, 99.9% डीएनए स्टडी मत करना, वो तीनों में सेम है। 0.1% करना। उसी को सैटेलाइट डीएनए बोला, यस। उसी को रिपीटेड डीएनए बोला, यस। वो 3.3 × 10 की पावर 6 बेस पेयर था, हाँ। वो इलेक्ट्रॉनिक डीएनए था, हाँ। प्रोटीन के लिए कोड नहीं करा था ना। तो भाई, इतने सारे डीएनए में से उतना 0.1% डीएनए कैसे निकालूंगा? सर, कट करिए। आरी लेकर आऊं ना? चाकू लेकर आऊं ना? रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम लेकर आऊं? हाँ। रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम लेकर आऊं? हाँ। रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम लेकर आऊं? हाँ। राहुल, पिंकी, अंजलि, तो के पूरा जो डीएनए है उस पे फेंक के मारो रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, और तीनों का वो डीएनए ले लो जिसको सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। तो आप ये पाओगे कि राहुल, पिंकी और अंजलि के जो सैटेलाइट डीएनए आपको मिला है, इन तीनों का बल्क डीएनए था, मेन डीएनए था। आपको उसका 99.9% डीएनए नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 0.1% डीएनए चाहिए। आपने इन तीनों बंदों के मेन डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस से कट कर दिया, और कट करने के बाद आपको एक डीएनए मिल गया तीनों का, जिसको आपने बोला सैटेलाइट डीएनए, जिसको आपने बोला 0.1% डीएनए। सर, तीनों डीएनए की लंबाई सेम है या डिफरेंट है? देख, तीनों डीएनए की लंबाई डिफरेंट है। क्यों? अरे दीवाने, तीनों लोगों के अंदर नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट डिफरेंट है। इसमें एटीजी 4 बार रिपीट हुआ, इसमें एटीजी 7 बार रिपीट हुआ, इसमें एटीजी 8 बार रिपीट हुआ। तो अगर नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट हम तीनों के डीएनए में अलग अलग है, तो कट करने के बाद जो मिलेगी डीएनए की लंबाई भी अलग अलग होगी। सर, राहुल, पिंकी और अंजलि का डीएनए की लेंथ एक जैसी क्यों नहीं मिली? राहुल का छोटा क्यों है, पिंकी का थोड़ा बड़ा क्यों है, अंजलि का थोड़ा बड़ा क्यों है, क्यों? अरे बाबा, जो सैटेलाइट डीएनए था ना, जो बार बार रिपीट हो रहा था, यहां पर उसकी रिपीटिंग यूनिट सिर्फ 4 है। 4 बार ही रिपीट हुआ, तो उसी को तो लेंगे जो बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ 7 बार रिपीट हुआ, यहाँ 8 बार रिपीट हुआ, तो सबके अंदर नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट वेरी करती है। जब तीनों में नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट वेरी करेंगी, तो जो लंबाई मिलेगी तीनों की वो सेम नहीं होगी। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट की लेंथ में वेरिएशन, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट की लेंथ में वेरिएशन, किसी का छोटा, किसी का थोड़ा बड़ा, किसी का सबसे बड़ा डीएनए। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट की लेंथ में वेरिएशन, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट की लेंथ में वेरिएशन, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट की लेंथ में वेरिएशन। आरएफएलपी समझ में आया तो यस लिख दो। हर बार सोच के आता हूँ क्लास में एनर्जी नहीं लगाऊंगा, आराम से पढ़ूंगा, धीरे पढ़ूंगा, गले में खराब है, पर पता नहीं क्या होता है 5-10-15 मिनट के बाद टॉपिक ऐसा होता है अपने आप ही निकल जाती है एनर्जी। हर बार सोचता हूँ यार एनर्जी बचा के जाऊंगा, रात में खुश रहूंगा, अरे वाह आज तो बिना एनर्जी लगाए मजा आ गया, गला भी साफ है। 10-15 मिनट तक तो मैं धीरे धीरे रहता हूँ, उसके बाद पता नहीं मेरे को क्या कौन सा कीड़ा है मेरे अंदर जो मुझे काटता है, मुझे कुछ भी करता है, और एकदम से पता नहीं क्या हो जाता है। आपका चैप्टर ही ऐसा है। तेरे को प्यार भी करना चाहता हूँ, तेरे को प्यार करना भी एक सजा है। प्यार भी तुझे ही करना है, दर्द भी तेरे से ही मिलता है। कमाल है, नफरत भी मैं तेरे से ही करता हूँ। प्यार भी मैं तेरे से ही करता हूँ, नफरत भी मैं तेरे से करता हूँ। तेरे से प्यार करना ही एक सजा है, दर्द है। राहुल, पिंकी, अंजलि, तीनों के मेन डीएनए पर फेंक के मारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और उसने तीनों का 0.1% डीएनए इकट्ठा करके मेरे को दे दिया, बोला जाओ स्टडी कर लो। और तीनों का 0.1% डीएनए की लंबाई सेम नहीं है, उस पे नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो सीक्वेंस रिपीट हो रहे थे उसका नंबर 4 है, 1 2 3 4। यहाँ जो सीक्वेंस रिपीट हो रहे थे उसका नंबर 7 है, यहाँ जो रिपीट हो रहे थे उसका नंबर 8 है। तो जब नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट इन तीनों के अंदर वेरी करेगी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कट करके देगा लेंथ डीएनए की 0.1% डीएनए की लेंथ, किसी की छोटी होगी, किसी की बड़ी होगी, किसी की और बड़ी होगी, किसी की और बड़ी होगी। बुद्धि में एक चीज घुसी पड़ेगी, यस सर। खेल तो अब शुरू होगा, अभी तो माहौल बनाया जा रहा है। देखना जब केस, जब तुम एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाऊंगा तब तुम देखना जरा।
टाइम मत देखना, बस बैठे रहना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग खत्म होगा तभी छुट्टी होगी, अभी तो शुरू ही हुआ है, अभी तो माहौल बनाया जा रहा है। इसको नहीं लिखना है। अबे यश क्या कर रहा है यहाँ पे? राज, अच्छा राज शिल्पा का पति राज इज अ बिजनेसमैन। आगे नहीं बोलूंगा, विवाद हो जाएगा नहीं तो। राज, शिल्पा, यश। अरे तू कहां फंस गया इनके चक्कर में? ठीक है, राज, शिल्पा और यश। अब जरा ध्यान से देखना, पूरा का पूरा फोकस करना और ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा फोकस करिएगा और ध्यान से आप देखिएगा। माइक्रो सैटेलाइट का एक और नाम है शॉर्ट टैंडम रिपीट, STR, शॉर्ट टैंडम रिपीट। ठीक है, शॉर्ट टैंडम रिपीट। मिनी सैटेलाइट का नाम है VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। मिनी सैटेलाइट को बोलते हैं VNTR, माइक्रो सैटेलाइट को बोलते हैं शॉर्ट टैंडम रिपीट। शॉर्ट इसलिए बोला क्योंकि छोटी लेंथ है, छोटी लेंथ है, STR, STR। अब जरा देखो, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 AGAT। राज के अंदर AGAT 13 टाइम्स रिपीट हुए। जो पहला बंदा है राज, उसमें AGAT 13 टाइम्स रिपीट हुए। शिल्पा में देखिए, शिल्पा शेट्टी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। शिल्पा के अंदर AGAT 23 टाइम्स रिपीट हुए। ठीक है, और इसके अंदर यश के अंदर मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा, AGAT 26 टाइम रिपीट हुए। 26 टाइम आपके रिपीट हुए। तो रिपीटिंग यूनिट वेरी इन ऑल इंडिविजुअल। एक और एग्जांपल देके बता दिया आपको कि शिल्पा के अंदर AGAT कितनी बार रिपीट हुई, जितनी बार ये बॉक्स है। 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 6 बॉक्स, 7 बॉक्स, 8 बॉक्स, 9 बॉक्स, 10 11 12 13 14 बॉक्स, 13 बॉक्स। तो राज के अंदर AGAT 13 बार रिपीट हुए। शिल्पा शेट्टी के अंदर AGAT 23 बार रिपीट हुए। यश के अंदर AGAT 26 बार रिपीट हुए। तो रिपीटिंग यूनिट लोगों के अंदर वेरी करती है। ये चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर रूट तक उतर गई है। तो यस लिखिए, देख लीजिए कब से जेल में जा रहे हैं, कितनी बार इनको जेल हो गई, केस चल रहे हैं, अलग तरह के केस चल रहे हैं। समझ रहे हो? वो पैसा ही क्या जो आपकी इज्जत को खा गया। समझ में आया? कितनी बदनामी है, हर दिन ये न्यूज में आते हैं। तो वो पैसा ही क्या, समझ में आया? 2 वक्त की रोटी खाओ, इज्जत की रोटी खाओ, चैन की नींद आएगी, कोई माइके लाल आपके ऊपर लांछन नहीं लगा पाएगा। समझ रहे हो? ये तो अखबार भी नहीं पढ़ते होंगे खुद, अखबार खोलेंगे इन्हीं की न्यूज मिलेगी समझ में आया? अखबार खोलेंगे है ना, तो इन्हीं की न्यूज मिलेगी। तो क्या जिंदगी चल रही है, कभी भी ईडी उठा के ले जाती है, कभी कोई उठा के ले जाता है, कुछ नहीं होता तो ये किसी बैटिंग ऐप में पकड़े जाते हैं। तो ऐसी क्या ही जिंदगी है भाई, पता नहीं इन्होंने इनमें क्या देखा, इन्होंने इनमें क्या देखा जो शादी हुई, पता नहीं। पर दोनों खुश रहें, सुखी रहें, अच्छे से रहें। मैं तो ये भगवान से वो है। ओके शिल्पा, ठीक है। तू कहां फंस गया यार इनके चक्कर में है? चल चल अपने काउंटिंग सीख 1 से 10 तक, चल ABCD सीख पूरी की पूरी। चल एनिमल्स के नाम याद कर ले जाके, हाँ कर ले, एनिमल्स के नाम है, सर्किल रेक्टेंगल स्क्वायर भी याद कर ले। कहां फंस गया इनके चक्कर में है? एक चीज और दिखाता हूं, फिर आएगा मजा, फिर आएगा मजा। वो डायग्राम ये रहा। अब ध्यान से समझना, पूरा का पूरा फोकस करना, ठीक है, अच्छे से समझना पूरा का पूरा फोकस करना, ध्यान से समझना, ठीक, पूरा का पूरा फोकस करना और ध्यान से समझिएगा। पूरा का पूरा फोकस करना और ध्यान से समझिएगा ना। 1 सेकंड दीजिएगा, 1 सेकंड, चलो ध्यान से देखिएगा बच्चों। मुझे शक है, मुझे क्या है, शक है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, पूरा का पूरा फोकस करना, पूरा का पूरा फोकस करना। मान लीजिए ये डीएनए मिला है क्राइम सीन पर, ये डीएनए कहां मिला है, क्राइम सीन पे मिला है। ठीक है, ये डीएनए मिला है क्राइम सीन पर, ये वाला डीएनए मिला है क्राइम सीन पर। ठीक, तो ये डीएनए किसका है, क्राइम सीन पे मिला है? ये डीएनए है अंजलि का। अंजलि का मर्डर हुआ है। किसका मर्डर हुआ है? अंजलि का। और मुझे शक किस पे है? मुझे शक है मानसी पर, या मुझे शक है निशांत पर ये एक्चुअली में ये हमारे फैकल्टी कोऑर्डिनेटर हैं, दोनों के दोनों। ये अंजलि मैडम है, ये निशांत सर है ना, निशांत सर। ये हमारे फैकल्टी कोऑर्डिनेटर है ना। कोई भी हमारी दिक्कत होती है, एक्स्ट्रा क्लास लगानी होती है, तो हम अंजलि और निशांत सर को बोलते हैं। छुट्टी लेनी होती है, इनको बताया जाता है। क्लास एडजस्टमेंट होता है, इनको बताया जाता है। डीपीपी कौन सी जानी है, कौन से क्वेश्चन जाने हैं, इनको बताया जाता है। तो अंजलि और निशांत दोनों फैकल्टी कोऑर्डिनेटर हैं हमारे, है ना। बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं, रात रात तक काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, 9-10 बजे तक काम करते हैं, है ना। और बहुत मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग है। तो मर्डर किसका हुआ है? देखो मैंने पहले कहा था, मैं जो भी कहूंगा काल्पनिक है, इसका किसी वस्तु से कोई संबंध नहीं है। रील मत बना देना, मेरी नौकरी खा जाओगे, समझ रहे हो? याद देखो, तो मर्डर किसका हुआ है? तुमको मालूम है मैं बिंदास आदमी हूं, मैं बिंदास होकर बोलता हूं, जो मेरे को बोलना है मैं बोलता हूं, ठीक है। रील कटे या क्या कटे, ठीक है। हाँ, तो रॉकी भाई का ऑरा नहीं है भाई रॉकी भाई ऑरा है, समझ में? आ जाओ। तो यहाँ देखो, वन मैन आर्मी है अपन, आ जाओ। ये है अंजलि, अंजलि का हुआ है मर्डर। और शक किस पे है? शक है मानसी पर और शक है निशांत पर, ठीक है। मानसी और निशांत पे मुझे शक है, तो अंजलि का वहां पर हुआ है मर्डर, ठीक है। तो जो अंजलि का मर्डर हुआ है, तो वहां क्राइम सीन पर डीएनए मिला है। अब ये जो डीएनए है, ये डीएनए या तो मानसी का है या फिर ये डीएनए निशांत का है। डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन। ये डीएनए अंजलि का नहीं है। अबे अंजलि का डीएनए का क्या करोगे? तो लेटी पड़ी वहां पर, उसका तो पूरे बाल है, समझ में आया? अंजलि का डीएनए तो मिल जाएगा ना। अंजलि का डीएनए का तुम्हें क्या करना है? अंजलि का सॉरी, अंजली का डीएनए नहीं भाई, रुकिए। अंजलि का डीएनए नहीं, अंजलि तो लेटी पड़ी है, आराम से बाल नोच के निकाल, उसका डीएनए, उसके डीएनए से मतलब नहीं है। अंजलि जहां लेटी पड़ी है वहां पर एक बाल मिला है। शक ये है
कि डीएनए जो क्राइम सीन पे मिला है, वो जो डीएनए क्राइम सीन पे मिला है, वो या तो मानसी का हो सकता है या फिर निशांत का हो सकता है। अब ये किसका है ये नहीं पता। अब हमने मानसी और निशांत इन दोनों पे हमें शक है, तो हमने कोर्ट में थोड़े से प्रूफ दिए, एविडेंस दिए और कोर्ट से परमिशन मांगी कि हम इन दोनों का डीएनए लेना चाहते हैं। सर अगर मानसी और निशांत दोनों के दोनों लंदन भाग गए होते तो क्या करते? तो बेटा मानसी के परिवार में से मम्मी या पापा का डीएनए ले लेते, निशांत के परिवार में से मम्मी या पापा का डीएनए ले लेते, तो भी काम चल जाता। 0.1% डीएनए वेरी करता है, बट फैमिली के अंदर काफी सिमिलरिटी पाई जाती है। अगर मानसी और निशांत ये दोनों के दोनों बैंकॉक निकल जाते, गायब हो जाते, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इनके परिवार में से किसी ना किसी का डीएनए यहां डाला जाता। सर अगर परिवार वाले लोग भी पहले ही बैंकॉक निकल जाए, घर का एक आदमी, कुत्ता, बिल्ली कुछ भी ना बचे, फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं कर सकते। मतलब फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं कर सकते, मतलब पता ही नहीं चलेगा। पता चलाने के भी दूसरे तरीके हैं, खुफिया पुलिस बन के जाओ, पकड़ो पकड़ो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से नहीं कर सकते। आपको जिस पे शक है, कोर्ट से परमिशन लेके उनका डीएनए आपको चाहिए होगा। उनका नहीं मिलेगा तो उनके परिवार में किसी का चाहिए होगा। अगर परिवार नहीं मिलेगा तो भाई फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं कर सकते। ये बात समझ में आई तो यस लिख। ये बात समझ में आई तो यस लिख। इनको निशान सर को फोटो भेज देता हूँ, खुश हो जाएंगे। देखो भाई सर ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसमें आप लोगों को एग्जांपल लेके बताया, पूरा पहले आप लोगों का परिचय दिया कि अंजलि कौन है, निशांत कौन है। इसमें क्या है, अंजलि का मर्डर हुआ है, तक मानसी पर है और निशांत पे है। चलो आ जाओ। क्राइम सीन से हमें जो डीएनए मिला, उस डीएनए में क्रोमोसोम 7, क्रोमोसोम नंबर 2 और क्रोमोसोम नंबर 16 की स्टडी की। क्राइम सीन पर जो डीएनए मिला, वो डीएनए किसका है? वो मानसी का है या निशांत का है ये नहीं पता। जब हमने उस क्राइम सीन पर जो डीएनए मिला, उस डीएनए के क्रोमोसोम नंबर 7, 2 और 16 की स्टडी की, तो हमने ये पाया कि क्रोमोसोम नंबर 7 में क्रोमोसोम पेयर में होंगे। ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम कैसे होंगे? पेयर में होंगे। हर क्रोमोसोम कैसे होंगे? पेयर में होंगे। तो क्रोमोसोम नंबर 7 में रिपीटिंग यूनिट कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्रोमोसोम नंबर 7 में जो दूसरा क्रोमोसोम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रिपीटिंग यूनिट है। क्रोमोसोम नंबर 7 में इस वाले में 11 रिपीटिंग यूनिट है, इसमें 9 रिपीटिंग यूनिट है। मतलब वो बेसिस जो वेरी करते हैं वो बार-बार 11 बार रिपीट हो रहे हैं। यहां पर कुछ पर्टिकुलर बेसिस 9 बार रिपीट हो रहे हैं। क्रोमोसोम नंबर 2 में वो पर्टिकुलर बेसिस 8 बार रिपीट हो रहे हैं। यहां पर 7 बार रिपीट हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 11 9 8 7, ये नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट है। 1 2 3 4 5, 5 बार रिपीट हो रहे हैं। 1 2, 2 बार रिपीट हो रहे हैं। क्रोमोसोम नंबर 16 पर इस वाले क्रोमोसोम में वो नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट 5 है। मतलब वो सीक्वेंस 5 बार रिपीट हुए, वो सीक्वेंस 2 बार रिपीट हुए, वो सीक्वेंस 7 बार रिपीट हुए, यहां पर 8 बार रिपीट हुए, यहां पर 9 बार रिपीट हुए, यहां 11 बार रिपीट हुए। नंबर ऑफ शॉर्ट टैंडम रिपीट, नंबर ऑफ शॉर्ट टैंडम रिपीट, मतलब माइक्रो सैटेलाइट वाली बात कर रहा है। वो पर्टिकुलर बेसिस यहां 11 बार रिपीट हुए, 9 बार रिपीट हुए, 8 बार रिपीट हुए, 7 बार रिपीट हुए, 5 बार रिपीट हुए, 2 बार रिपीट हुए। किसका डीएनए? जिस पे शक है, जिस पे शक है, जिस पे शक है। अब जेल में रन कराया। जिस डीएनए की लेंथ जितनी छोटी होगी, जिसका साइज जितना छोटा होगा, वो जेल में उतना फास्ट ट्रेवल करेगा। भाई जिसका साइज बड़ा होगा, जिसमें रिपीटिंग यूनिट ज्यादा होंगी, उसका साइज भी बड़ा होगा, उसका वजन ज्यादा होगा, तो जेल में धीरे धीरे रन करेगा। कोई मोटा आदमी है तो वो उतना फास्ट नहीं दौड़ पाएगा जितना एक एथलीट दुबला पतला आदमी दौड़ पाएगा। तो जहां डीएनए का साइज कम है, लेंथ कम है, वो जेल में ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगा। तो ये आप बायोटेक में अच्छे से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पढ़ चुके होंगे, है ना। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो किसकी तरफ जाएगा? वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो मैं उस बायोटेक वाले क्वेश्चन पे नहीं जाऊंगा। आपने यहां से जेल में डीएनए को रन कराया, तो सबसे आगे कौन गया? जो सबसे पतला था। 2 वाला यहां आया, 5 वाला यहां आया, 7 वाला यहां आया, 8 वाला यहां आया, 9 वाला यहां, 11 वाला सबसे पीछे रहा। तो ऐसे आपने जेल को रन कराया है, ऐसे करके, ठीक है। तो सबसे ज्यादा दूर तक ये वाला गया, थोड़ा कम दूर ये वाला गया, थोड़ा और कम दूर ये वाला गया। ये सबसे मोटा था, सबसे भारी था, क्योंकि इसमें 11 रिपीटिंग यूनिट थी। ये सबसे पीछे रहा। तो भैया सबसे दूर फर्स्ट नंबर पे है ये वाला और लास्ट नंबर पर है ये वाला। इतना समझ में आया तो यस लिखिए। इतना समझ में आया तो आप यस लिखिए। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इतना समझ में आया तो आप यस लिखिए। ये सब बेटा बायोटेक में पढ़ाया जाता है, हम तो बस हल्का सा यहाँ पे यूज करते हैं, हम यहाँ नहीं बताते। अब ए, इसमें डाला है मानसी का डीएनए। इसमें डाला है निशांत का डीएनए। ये कंफर्म है, ये कंफर्म है कि इसमें मैंने मानसी का डीएनए डाला है और यहां मैंने निशांत का डीएनए डाला है। अब तुम मुझे बताओ, मानसी के डीएनए के बैंड और निशांत के डीएनए के बैंड, इन दोनों के डीएनए के बैंड, मानसी और निशांत का डीएनए में से इन दोनों के किसका डीएनए है जो क्राइम सीन के डीएनए के साथ मैच कर रहा है? बताइए, इन दोनों में किसका डीएनए है जो क्राइम सीन पे मिले हुए डीएनए के साथ मैच कर रहा है? बताओ, मानसी और निशांत में से किसका डीएनए क्राइम सीन के डीएनए से मैच कर रहा है? बताओ किसके से? बी। इसका मतलब जो बाल तुम्हें वहां से मिला है ना, वो बाल निशांत का मिला है, निशांत सर का बाल मिला है वहां पर। तो जो बाल मिला है, क्योंकि ये डीएनए बाल से निकाला गया था और बाल शक था कि ये बाल या तो मानसी का हो सकता है या निशांत का हो सकता है। जब मानसी और निशांत का डीएनए लिया गया, उसको जेल पे रन कराया गया, तो निशांत के डीएनए ने क्राइम सीन पे मिलने वाले डीएनए के साथ सिमिलरिटी शो करी। इसका मतलब वो बाल निशांत का था और यहां पर खून निशांत ने किया। निशांत ने मानसी का खून क्यों किया? सॉरी, निशांत ने अंजलि का खून क्यों किया? ये राज तो मुझे नहीं मालूम। धोखे देने वाले की खासियत होती है कि वो कोई अपना ही होता है।
निशांत ने अंजलि का खून किया, क्यों किया ये तो बाद में ही पता चलेगा। बदनाम मानसी हुई, खूनी निकला निशांत। ये चीज आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। ये चीज आपको समझ में आई तो यस लिखिए। लो भाई, एनसीईआरटी का डायग्राम तो दे दिया। तुम मत बताओ तो क्यों किया, तुम मत बताओ। अब देखो, अब कहानी में आएगा ट्विस्ट। ट्विस्ट, एक और कॉन्सेप्ट देखिए। मेजर पीक, माइनर पीक। टेस्ट ट्यूब में डाला डीएनए, पूरा डीएनए 100% डीएनए, मैंने अपना 100% डीएनए डाल दिया, सेंट्रिफिकेशन किया, घुमाया, गोल चक्कर घुमाया, ऐसे घुमाया, बहुत तेज घुमाया, टेस्ट ट्यूब में पूरा डीएनए है, बल्क डीएनए। दो बैंड आ गए, नीचे आया 99.9% डीएनए वाला बैंड। भाई जहां पर 99.9% डीएनए है वो रीजन भारी होगा ना, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वो नीचे आया। और जो बैंड ऊपर आया वो हल्का है, 0.1% डीएनए, मतलब सैटेलाइट डीएनए। तो जब तुमने सेंट्रिफिकेशन किया पूरे डीएनए को, तो आपको टेस्ट ट्यूब में दो बैंड दिखेंगे। जो बैंड नीचे दिखेगा वो पूरा भारी डीएनए, मतलब 99.9% डीएनए ये वाला है, 0.1% डीएनए ऊपर वाला है। तो आपकी दो पीक बनती है, एक मेजर पीक बनती है, ग्राफ बनता है मेजर पीक और एक माइनर पीक। मेजर पीक होती है बल्क डीएनए की, मतलब 99.9% की, माइनर पीक होती है 0.1% की। सिंपल सी चीज है, एक पॉइंट लिखा हुआ एनसीईआरटी में, मेजर पीक और माइनर पीक, वो मैंने आपको समझा दिया। ग्राफ बनता है तो कंप्यूटर पे मेजर पीक वाला होता है 99.9%, माइनर पीक वाला होता है 0.1%। ये कॉन्सेप्ट हो गया। समझ में आया तो यस लिख दीजिए, समझ में आया तो यस लिख दीजिए। इनकी जरूरत नहीं है, टेंडम रिपीट, 5 टाइम रिपीट, इन दोनों को हटा देते हैं। समझ में आया तो यस लिखिए। धीरे धीरे करके सब कवर होगा एनसीईआरटी का, बस पेशेंस रखना। जिसने पेशेंस रखा उसके मजे ही मजे हैं, जिसने नहीं रखा फिर उसको तकलीफ है। पेशेंस रखना, बहुत सारी लाइन है, सब धीरे धीरे करके खत्म करूंगा। ध्यान से देखिएगा, पूरा का पूरा फोकस करिएगा। चुपके से लग जा गले, चुपके से लग जा गले। चलो अब ध्यान से समझना। फ्रेश केस लेते हैं एक, फ्रेश। मानसी को भूल जाओ, निशान को भूल जाओ, फ्रेश नाम लिए जाएंगे अब। बताओ जरा, कौन से दो नाम लिए जाए, कौन से दो नाम ले जिन पे शक करना है, बताओ कौन है जिस पे शक करें। इसका नाम ले लेते हैं लुखा। लुखा, पर्सन ए का नाम है लुखा। अबे मेरा ही नाम ले दो, है सुधांशु सर का। मेरा ही नाम बदनाम कर दो, सालों तुम्हें शर्म नहीं आ रही, मैं तुम्हें पढ़ा रही मेहनत से, है मेरा ही नाम ले दो। आ जाओ। आयुष सर का, अरे नहीं नहीं भाई, आ जाओ। नहीं हम किसी टीचर का नाम नहीं लेंगे, हाँ। एक है लुखा और एक है नसीर, ठीक है, दो नाम है, एक है लुखा और एक है हमारा नसीर, ठीक है, एक है लुखा और एक है हमारा नसीर, ठीक है। चलिए ध्यान से देखना, पूरा का पूरा तैयार हो टेक्निक के लिए, एक बार यस लिख दीजिए। एक बार यस लिख दीजिए, जल्दी से एक बार यस लिख दीजिए अगर आप तैयार हो। एक बार यस लिख दीजिए। दो लोगों में शक है, एक है लुखा और एक है नसीर, ठीक है, दो लोग हैं, एक लुखा है और एक कौन है, नसीर है। देखना भी कितना मजा आएगा तुम्हें। अब वो टेक्निक जो एनसीईआरटी में दी हुई है पूरी की पूरी, ये है पिकनिक स्पॉट, पिकनिक स्पॉट नहीं, क्राइम स्पॉट। देखिए क्राइम स्पॉट पर या तो हेयर मिले या स्पर्म मिले, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि बेटा डीएनए का सोर्स क्या क्या हो सकता है। आया, हेयर मिले, स्पर्म मिले या ब्लड मिले। हेयर मिले, स्पर्म मिले, कल लेक्चर 1 घंटे का, पहले बता देता हूं, कल का लेक्चर 1 घंटे का होगा। हेयर मिले, स्पर्म मिले या ब्लड मिले। ब्लड में डब्ल्यूबीसी पार्ट, आरबीसी में तो न्यूक्लियस नहीं है। हेयर, स्पर्म, ब्लड में डब्ल्यूबीसी। तो क्राइम सीन पर आपको कुछ मिला, या तो क्राइम सीन पे हेयर मिला, या फिर क्राइम सीन पे स्पर्म मिला, या फिर क्राइम सीन पे ब्लड मिला। आपने उस हेयर से डीएनए निकाल दिया, ये निकाल दिया, डीएनए निकाल दिया। आपको किस पे शक है, आपको लुखा पे शक है और नसीर पे शक है, ठीक है, आपको लुखे पे शक है और आपको नसीर पे शक है। लुखे के डीएनए में 80 बार बार रिपीट कर रहा है। कितनी बार रिपीट हुआ, 3 बार रिपीट हुआ मान लीजिए। नसीर में सीजी बार बार रिपीट कर रहा है, कितनी बार रिपीट हुआ, 3 बार रिपीट हुआ मान लीजिए, 3 बार रिपीट हुआ। तो मैंने लुखे के डीएनए पे और नसीर के डीएनए पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ट्रीट किया, और जो रिपीटिंग यूनिट थी, जो बार बार रिपीट हो रही थी, उसको बल्क डीएनए से अलग कर लिया। 80 80 80 सीजी सीजी सीजी। तो ये आपको मिल गई रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, ये आपको मिल गई है दोनों की रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से मुझे दोनों की मिल गई है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट। ओके, अब मैंने इनको जेल पे रन कराया, जेल पे रन किया, 80 80 80 सीजी सीजी सीजी। तो डीएनए कहां पर आ गया, जेल पर आ गया। लेकिन डीएनए कैसा होगा, डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड होता है, तो डीएनए कैसा होगा जेल में, डबल स्टैंडर्ड होगा। शक है मुझे लुखे पे और नसीर पे, मैंने दोनों का डीएनए लिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया, दोनों की मुझे क्या मिल गई, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट मिल गई। यहां पर ये है रिपीटिंग यूनिट्स और यहां पर रिपीटिंग यूनिट से आपकी सीजी सीजी सीजी, ठीक। अब इनको जेल में रन कराया, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, जेल में रन कराया, तो जेल में आपको वो डीएनए आपका जेल के अंदर आ गया। और डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। तो पहला स्टेप डीएनए आइसोलेशन, दूसरा रेस्ट्रिक्शन और तीसरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर क्राइम सीन पर आपका डीएनए की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, डीएनए की क्वांटिटी बहुत कम होती, तो आपको स्टडी करने में दिक्कत आती। उस केस में आप उस डीएनए की सिंथेसिस करेंगे आर्टिफिशियली एपिन ड्रॉप ट्यूब के अंदर। एक छोटी सी ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं एपिन ड्रॉप ट्यूब।
आप उस डीएनए को उस ट्यूब के अंदर डाल देंगे, उसमें एक डीएनए पॉलीमरेज डाल देंगे जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज, वो एक तरह का डीएनए पॉलीमरेज है, वो डाल देंगे। मार्केट से खरीद के एटीपी, जीडीपी, सीटीपी, टीटीपी डाल देंगे और प्राइमर डाल देंगे। प्राइमर आ गया, डीएनए पॉलीमरेज आ गया, एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीटीपी आ गया और डीएनए आ गया। तो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए की सिंथेसिस होगी, डीएनए का अमाउंट बढ़ेगा। इसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जब डीएनए को रेप्लिकेट किया जाए लैब के अंदर, इसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारी साइकिल होती है। मैंने कहा 30 साइकिल है। 30 साइकिल का मतलब है एक साइकिल हुआ 2 बने, दूसरा साइकिल 2 से 4 बने, ऐसे करके। तो इतनी साइकिल्स लगानी पड़ती है, तब जाके सोचो आपका डीएनए कितना सारा हो जाएगा। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मैंडेटरी स्टेप नहीं है, वो तब किया जाता है जब डीएनए की क्वालिटी या डीएनए की क्वांटिटी कम हो। यहां तक समझ में आया तो आप ये लिख दीजिए। जितना मुझको जरूरत था मैंने आपको उतना बता दिया पीसीआर के बारे में, ठीक है। बाकी ये सब जूलॉजी के अंदर है, इलेक्ट्रोफोरेंसिस जूलॉजी के अंदर है, पीसीआर उसी के अंदर है, तो हम वहां पे नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए यहां तक आपको समझ में आया तो आप ये लिख दीजिए। हाँ वो आप जानो क्या है 1 बिलियन जो है, बात देखो, ठीक है। आ जाओ अब अगला स्टेप अगला स्टेप है सडन ब्लॉटिंग। सडन ब्लॉटिंग क्या है? सडन ब्लॉटिंग क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपका जेल में डीएनए था डबल स्टैंडर्ड, आपका जेल में डीएनए था डबल स्टैंडर्ड। आपने जेल में केमिकल अप्लाई किया, कौन सा किया आपको नहीं जानना। आपने जेल में केमिकल अप्लाई किया और डीएनए हो गया आपका सिंगल स्टैंडर्ड। आपने जेल में केमिकल अप्लाई किया और आपका डीएनए हो गया सिंगल स्टैंडर्ड। ये है जेल, ये क्या है जेल, जेल में है डीएनए। इसके ऊपर एक पतली सी शीट रखी आपने, नायलॉन शीट या नाइट्रोसेलुलोज शीट, ठीक। जेल को उल्टा कर दिया। अब बताओ जेल से डीएनए कहां गया? बताओ, तुम्हारे थोपड़े पे आ गया या नायलॉन शीट पर आ गया? बताओ जेल से डीएनए कहां गया? जेल से डीएनए कहां गया? जेल से डीएनए कहां आ गया? सबसे पहले जेल को केमिकल से ट्रीट किया, डीएनए आपका सिंगल स्टैंडर्ड हो गया। डीएनए को ट्रांसफर किया जेल से नायलॉन या फिर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं सडन ब्लॉटिंग। इसको बोलते हैं सडन ब्लॉटिंग। जेल के ऊपर क्या रखी? नायलॉन शीट रखी और डीएनए को ट्रांसफर कर दिया। डीएनए आ गया कहां पर? जेल से नायलॉन पर आ गया। इसको बोलते हैं सडन ब्लॉटिंग। ये बात बताई थी सडन साइंटिस्ट ने। सडन ब्लॉटिंग के बारे में बताने वाले हैं सडन, ठीक है। यही काम आप प्रोटीन के लिए करोगे, प्रोटीन को जेल से निकाल के नायलॉन मेम्ब्रेन पे डालोगे तो उसको बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। और जेल में से आरएनए को निकालकर नायलॉन पे डालोगे तो उसको बोलते हैं नदन ब्लॉटिंग। तो ये नदन वेस्टर्न साइंटिस्ट के बेसिस पे नहीं थी, सिर्फ सदन ब्लॉटिंग साइंटिस्ट के बेसिस पे थी। तो सदन ब्लॉटिंग किसके लिए की जाती है? डीएनए को निकालने के लिए। नदन ब्लॉटिंग आरएनए को निकालने के लिए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन को निकालने के लिए। आपको सिर्फ याद रखनी है सदन ब्लॉटिंग। डीएनए को ट्रांसफर कर दिया, ये डीएनए आपका आ गया नायलॉन मेम्ब्रेन पर। ये है लुके का, ये है नसीड़ का, ये है लुके का, ये है नसीड़ का। यहां तक समझ में आया तो जैसे कि अब आखिरी स्लाइड है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक की आखिरी स्लाइड है। इसके बाद 2 स्लाइड और हैं, उनके कॉन्सेप्ट अलग है, इजी है। लेकिन ये जो लास्ट स्लाइड है ये आपको फील कराएगी, ये आपको फील कराएगी। लिख दीजिए यस सर, यहां तक समझ में आ गया तो यस लिख दीजिए। तू रोएगा भाई, तू ही काट देना मेरे बाल। अरे भाई पढ़ाई कर लेना, तेरे को नीट निकालना है। मैं पढ़ाई कर, तुझे मेरे बाल से क्या मतलब है? मैं बाल कटवाऊं या ना कटवाऊं हैं? ये इतने सारे सेलेक्ट हुए हैं, इतने बच्चे जो मैंने पढ़ाए इतने सेलेक्ट हुए हैं, बेटा ये बड़े बाल में सेलेक्ट हुए हैं। तेरे को मेरे बाल से क्या मतलब है? पढ़ाई कर, नीट निकाल भाई। समझ मैं बाल कटवाऊं ना कटवाऊं? कमाल है, कह रहा सर बाल कटवा लो। अबे तेरे को मेरे बाल कटवाने से क्या मतलब है? मैं छोटे बाल में रहूंगा तो क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाऊंगा? मैं तो बड़े बाल में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझा दूंगा। इंस्टा पे मैसेज कर रहा है सर बाल कटवा लो अपने प्लीज। अरे मेरे बाल से क्या मतलब तुझे? कमाल है, आजकल अजीब लोग हैं यार। इन्हीं बालों में मैंने तुम्हें एप्लीकेशन ट्रांसलेशन समझाया है, बाल कटवा लो। तेरे ना कटवा दे। अबे लोगों के सिर पे बाल नहीं होते, समझ रहा है? थेरेपी करवाते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। इतने लोग मेरे से पूछते हैं सर क्या करते हो, बाल का क्या करते हो, कैसे ये नकली है असली है? लोगों के सिर पे बाल नहीं है भाई, पता नहीं क्या क्या करवा लिया, बाल ही नहीं आ रहे। यहाँ साला बाल दिए तो कह रहे बाल कटवा लो। अरे भाई इतने खूबसूरत बाल दिए हैं, पहले तो इतने बड़े बड़े बाल थे, अब तो मैं फिर भी छोटे करवा दिए हैं। आ जाओ। अबे लाखों करोड़ों फूक रहे बालों में, यहाँ भगवान ने इतने अच्छे बाल दिए हैं। अरे अबे इनका नाम मत दिखा करो तुम लोग। हाँ हाँ, ये मेरे गले पड़ेंगे फिर, समझ में आया? हाँ आ जाओ। अबे कितने मर्डर करेंगे हम यहाँ पर फिर, समझ रहे हो? आ जाओ, छोड़ो सुधांशु सर को, बकस दो इनको, बकस दो। आ जाएंगे इनके बाल, आ जाओ। अबे हम कितनों को मारेंगे, कितनों का मर्डर करेंगे हम? आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ, आओ। अब जरा ध्यान से सुनना, पूरा का पूरा फोकस, पूरा का पूरा ध्यान से सुनना, ठीक है? आ जाओ, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगला 10 मिनट में जो मैं देने वाला हूं ना, ये अलग अलग ही चीज दूंगा तुम्हें। आ जाओ पूरा का पूरा। अगला स्टेप है प्रोब हाइब्रिडाइजेशन। प्रोब हाइब्रिडेशन क्या है सर? बेटा क्राइम सीन पर जो डीएनए मिला है, हाँ सर क्राइम सीन पे डीएनए मिला है, उसके बेसिस पे तू पता कर सकता है ना, वो तो क्राइम सीन पे मिला है, उसको लैब में लेके जा, साइंटिस्ट लोग तेरे को बता देंगे कि उस क्राइम सीन पर जो डीएनए तुझे कहां मिला है, क्राइम सीन पर मिला है, उस डीएनए के बेसिस पता कर, उस डीएनए में सैटेलाइट डीएनए के बेसिस पता कर। सर डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि क्राइम सीन पर जो डीएनए मिला है उसके सैटेलाइट डीएनए में बेसिस है AT, ठीक है। अब तू लैब के अंदर एक ऐसा डीएनए बना जिसमें वो सीक्वेंस रख जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो। अगर क्राइम सीन पे डीएनए मिला है उसमें बेसिस है AT, तो तू एक ऐसा डीएनए बना, तू बना आर्टिफिशियल डीएनए बना, वो डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड होना चाहिए और उसमें न्यूक्लियोटाइड 2 जोड़ेगा। अगर यहाँ A है तो तू यहाँ T जोड़ के बना, अगर यहाँ T है तो यहाँ A जोड़ के बना, यहाँ A है तो यहाँ T जोड़ के बना, यहाँ T है तो तू T के बाद A जोड़, अगर यहाँ A है तो तू यहाँ T जोड़, यहाँ T है तो यहाँ A जोड़। तुझे लैब में खुद एक ऐसा डीएनए बनाना है जिसमें वो बेसिस होने चाहिए जो
उन बेसिस के कॉम्प्लीमेंट्री हो जो डीएनए तुझे क्राइम सीन पर मिला। आई रिपीट, तुझे लैब में खुद एक ऐसे डीएनए की सिंथेसिस करनी है जिसमें वो बेसिस होने चाहिए जो बेसिस उस डीएनए के अपोजिट हो जो डीएनए तुझे क्राइम सीन पे मिला। डीएनए जो तुझे क्राइम सीन पे मिला उसकी स्टडी करके देखो बेसिस पता चल जाएंगे। उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस यूज कर तू एक आर्टिफिशियल सिंथेसिस करेगा डीएनए के, जो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा उसको बोलते हैं प्रोब। प्रोब, ये समझ में आया तो यस लिखिए, इतना समझ में आया तो यस लिखिए। इतना समझ में आया तो यस लिखिए। भाई का मैसेज आया, सॉरी सर। अरे कोई बात नहीं भाई, ये सब चीजों से दूर रहो यार, है ना, पढ़ाई करो यार मेरे भाई। अभी तो इतने बड़े बड़े करने वाला हूं मैं, बस बच्चे का एडमिशन हो जाए स्कूल में, 4-5 दिन में हो जाएगा, उसके बाद दिक्कत नहीं है। बड़े बाल करके लेके जाता तो फिर शायद एडमिशन ना देते स्कूल वाले, कह देते ये कौन है, छपरिया है तो राउडिया है। बड़े बाल हो जाएंगे फिर पेरेंट्स मीटिंग में जाएंगे। आ जाओ। अब मैं ये प्रोब लेकर आया। ये प्रोब लेकर आया, अब मैं ये प्रोब लेकर आया, ध्यान से देखिएगा, अब मैं ये प्रोब लेकर आया। ये रहा वो प्रोब, सॉरी ये रहा वो प्रोब, ये रहा ये प्रोब। प्रोब लेकर आया, प्रोब लेकर आया, प्रोब लेकर आया। प्रोब यहां भी लगाई, प्रोब यहां भी लगाई, दोनों जगह प्रोब लगाई। ये प्रोब, ध्यान से, ये प्रोब लुखे के डीएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर गई। ये प्रोब लुखे के डीएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर गई। पर सर आपने प्रोब लुखे के डीएनए से नहीं बनाई थी, आपने तो उस डीएनए से बनाई थी जो डीएनए क्राइम सीन पे मिला था। अगर उससे द्वारा बनाई गई प्रोब लुखे के डीएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि क्राइम सीन पे जो डीएनए मिला था वो लुखे का था। समझ आया तो यस लिख। यह है एक्चुअल टेक्निक। लुखा ही खूनी है। लुखा ही है वो गुदड़ी का लाल, लुखा ही है वो गुदड़ी का लाल। वो प्रोब, वो प्रोब, वो प्रोब, ध्यान से देखिएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ। प्रोब क्या थी, टी ए टी ए टी ए, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर गई, बट वो प्रोब इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं करी। इसका मतलब प्रोब वाले सीक्वेंस का नसेड़ के सीक्वेंस से कोई लेना देना नहीं है। आपने प्रोब बनाई इसके डीएनए से और ये प्रोब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो कर गई लुखे के डीएनए से। इसका मतलब क्राइम सीन पे जो डीएनए मिला वो लुखे का ही मिला, तभी तो प्रोब इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर गई। आपने प्रोब क्राइम सीन पर जो डीएनए मिला, जिस पर आपको शक है, क्राइम सीन पर जो डीएनए मिला उससे आपने प्रोब बनाई, और आपको शक किस पे है, आपको शक है लुखे पर और नसेड़ पर। ये प्रोब लुखे के डीएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर गई। वो तभी पॉसिबल है जब इस डीएनए में और इस डीएनए में सिमिलरिटी है। इसका मतलब ये दोनों डीएनए सेम है, क्योंकि प्रोब इसके डीएनए से बनाई गई, ये प्रोब इसके डीएनए से बनाई गई। इसके डीएनए से बनाई हुई प्रोब लुखे के डीएनए के साथ साला कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर गई। इसका मतलब ये डीएनए लुखे का ही है। क्राइम सीन पे जो डीएनए मिला वो लुखे का ही है, मतलब खून नसीर ने नहीं किया, खून किया है लुखे ने। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हुई, यहाँ बेस पेयरिंग नहीं हुई। ये चीज समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। ये चीज आपको समझ में आई तो आप यस लिख दीजिए। क्या बात भाई, यस नहीं आ रहा तुम्हारा, पूरी चाल लगा दी, सालो लिख दो यस। सर आपको कैसे पता चलेगा कि प्रोब बाइंड है या नहीं है? डीएनए का तो कोई कलर नहीं होता, आपको कैसे पता चलेगा? ये मत कहना इथेरियम ब्रोमाइड डाल देंगे। छोटी सोच। सर आपको कैसे पता चलेगा कि प्रोब वहां पर बाइंड हुई या नहीं हुई? डीएनए का तो कोई कलर ही नहीं है, बात तो सही है। इस प्रोब के साथ एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लगाया गया, इस प्रोब के साथ एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लगाया गया। तो जब तूने प्रोब लगाई होगी और वो प्रोब वहां बाइंड हुई होगी तो लास्ट स्टेप है ऑटो रेडियोग्राफी। तो जब तू इसके ऊपर एक्सरे डालेगा तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस फ्लोरोसेंट शो करेगा, चमकेगा। आपकी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लगी हुई है, आपकी प्रोब रेडियो लेबल्ड है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लगा हुआ है। अगर यहाँ प्रोब इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की है, तुम्हें दिखेगा नहीं, तो तुम्हें करना पड़ेगा ऑटो रेडियोग्राफी, तुम्हें यहाँ एक्सरे डालना पड़ेगा। एक्सरे जैसे ही यहाँ गिरेगी, तो अगर एक्सरे गिरेगी तो अगर ये प्रोब यहाँ है, इसका मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहाँ है, तो जब एक्सरे गिरेगी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पे तो फ्लोरोसेंट शो होगा। फ्लोरोसेंट शो हो रहा है मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है मतलब प्रोब यहाँ पर बाइंड की हुई है, यहाँ फ्लोरोसेंट शो नहीं होगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एनसीईआरटी की सारी टेक्निक खत्म, डायग्राम खत्म, मेजर पीक माइनर पीक खत्म, माइक्रोसैटेलाइट मिनी सैटेलाइट खत्म, और भी बहुत सारी चीजें खत्म, 2 चीजें बची हैं बस। यहाँ पे समझ में आया तो यस लिख दीजिए। 10 मिनट में छुट्टी हो जाएगी, 10 मिनट में छुट्टी हो जाएगी, बस एक पार्ट बचा है, 10 मिनट में आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए, उसके बाद आपको सब समझ में आएगा, सब। बस एक लाइन है जो आपको समझ नहीं आएगी। कौन सी वाली लाइन? ये वाली, ये वाली। 10 मिनट के बाद आपको सब समझ में आएगा, इस पैराग्राफ को छोड़ के। मतलब तुम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हो, सिर्फ ये लाइन ऐसी है जिसकी आपको हवा भी नहीं लगेगी। अच्छा इसी में बैठना, कूलर में बैठना, सर ये क्यों नहीं समझ आएगी? ये तब समझ आएगी जब मैं आपको समझाऊंगा। तो सर इस लाइन को समझाने में कितने मिनट लगेंगे? इस लाइन को समझाने में लगेंगे 5 मिनट। तो पहले मैं 10 मिनट वाला काम कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आप 5 मिनट दोगे, तो ये पैराग्राफ भी एक्सप्लेन कर दूंगा।
10 मिनट दोगे तो पूरी एनसीईआरटी समझ में आएगी, बस ये पैराग्राफ समझ नहीं आएगा। 10 मिनट के बाद अगर 5 मिनट और दोगे तो ये पैराग्राफ भी पूरा का पूरा हो जाएगा। तो अगर 10 मिनट के बाद छुट्टी चाहिए तो पूरी एनसीईआरटी समझ आएगी, बस ये पैराग्राफ समझ नहीं आएगा। और अगर 15 मिनट के बाद छुट्टी चाहिए तो ये पैराग्राफ भी समझ में आएगा। तो वो आप डिसाइड करना क्या करना है। ठीक है, आप डिसाइड करना। पहले हम 10 मिनट पे फोकस करते हैं। कोई नहीं, ये वाला पार्ट अब लिखने 15 मिनट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो पहले मैं 10 मिनट वाला काम कर लेता हूं, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि 5 मिनट वाला आज ही करूं या कल करूं। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1 घंटा लगता है बस। ठीक है, तो देख लेंगे। Why 0.1% रीजन शो वेरिएशन? सर 0.1% रीजन में इतनी वेरिएशन क्यों मिलती है? इतना ज्यादा वेरिएबल रीजन पूरे वर्ल्ड में 0.1% डीएनए इतना वेरी क्यों करता है? इतना वेरी क्यों करता है सर? 0.1% क्यों वेरी करता है? अब जरा ध्यान से समझना। ये है डीएनए का इंट्रॉन पार्ट, आई मतलब इंट्रॉन, ई मतलब एक्सॉन, आई मतलब इंट्रॉन, ई मतलब एक्सॉन, आई मतलब इंट्रॉन। ठीक है, मान ले म्यूटेशन एक्सोनिक पार्ट में हुई। मान ले डीएनए में म्यूटेशन कहां हुई? एक्सोनिक पार्ट में हुई। इफ म्यूटेशन अकर इन एक्सोनिक पार्ट देन दीस चेंजेस एक्सप्रेस इमीडिएटली इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रोटीन। अगर मेरे डीएनए के एक्सोनिक पार्ट में म्यूटेशन हुई, मेरे डीएनए के एक्सोनिक पार्ट में म्यूटेशन हुई, मतलब मेरे डीएनए के एक्सोनिक पार्ट में चेंज आया, तो ये चेंज तुम्हें एकदम इमीडिएटली दिख जाएगा। किस फॉर्म में? प्रोटीन की फॉर्म में। या क्योंकि एक्सोनिक पार्ट डीएनए का क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। पहले एमआरएनए बनाएगा, फिर क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। वो प्रोटीन अब म्यूटेशन हुआ है, अब वो प्रोटीन दो ही तरह के बनेंगे, या तो वो नॉर्मल बनेंगे या वो एबनॉर्मल बनेंगे। अगर डीएनए के एक्सोनिक पार्ट में म्यूटेशन होती है तो उस म्यूटेशन का असर अच्छा है या बुरा है, ये आपको इमीडिएटली दिख जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ प्रोटीन, क्योंकि एक्सोनिक पार्ट प्रोटीन के लिए कोड करता है। तो यूजुअली किस तरह का प्रोटीन बनता है? अगर म्यूटेशन आपके एक्सोनिक पार्ट में हुई, एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगा। और वो एबनॉर्मल प्रोटीन क्या खत्म कर देगा? रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को इफेक्ट करेगा। तो म्यूटेशन नॉट ट्रांसमिट टू नेक्स्ट जनरेशन। जब रिप्रोडक्शन कैपेसिटी ही खराब हो गई तो फिर नेक्स्ट जनरेशन कहां से आएगी? अगर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, अगर मेरे डीएनए के एक्सोनिक पार्ट में म्यूटेशन हुई जिसकी वजह से कोई एबनॉर्मल प्रोटीन बन गया, तो वो मेरी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को इफेक्ट कर देगा। तो भाई वो म्यूटेशन फिर नेक्स्ट जनरेशन में तो ट्रांसमिट ही नहीं हुई, क्योंकि रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी गई तो वो म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं हुई। सो दैट म्यूटेशन विल डिसअपीयर आफ्टर माय डेथ। यस और नो? यस और नो? मैंने तुमसे क्या कहा था? मैं आज के लेक्चर में जो भी चीज कहूंगा, जैसे भी समझाऊंगा, इसका किसी वस्तु से कोई संबंध नहीं होगा। अगर पाया जाता है तो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ठीक? हाँ। तो डीएनए के अगर एक्सोनिक पार्ट में म्यूटेशन होती है तो वो म्यूटेशन इमीडिएटली अपने आप को एक्सप्रेस कर देती है इन द फॉर्म ऑफ एब्नॉर्मल प्रोटीन मोस्टली, एंड दैट प्रोटीन अफेक्ट माय रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, सो दैट चेंजेस, दैट म्यूटेशन विल नॉट ट्रांसमिट, दैट म्यूटेशन विल डिसअपीयर आफ्टर माय डेथ। लेकिन उनका क्या? इफ म्यूटेशन अगर इंट्रोनिक पार्ट ऑफ डीएनए, अगर म्यूटेशन मेरे इंट्रोनिक पार्ट में हुई, अब मेरी बात को समझना, ध्यान से समझना, मेरे इंट्रोनिक पार्ट में म्यूटेशन हुई, मेरा डीएनए था ये, म्यूटेशन होके मेरा डीएनए हो गया ये, मेरा डीएनए था ये, म्यूटेशन होके मेरा डीएनए हो गया ये। तो मुझसे यश में ये वाला डीएनए गया, और यश में भी उस डीएनए में फिर म्यूटेशन हुई, ये हो गया डीएनए। फिर यश से नेक्स्ट जनरेशन में ये डीएनए गया, और उस डीएनए में भी म्यूटेशन हुई और वो डीएनए हो गया ये। साला 3 जनरेशन तक पहुंचते पहुंचते डीएनए में इतना सारा चेंज आ गया, और ये चेंज तुम्हें इमीडिएटली दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इंट्रॉन प्रोटीन नहीं बनाते। तो जो चेंज इंट्रोनिक डीएनए में होता है, if mutation occur in intronic part of DNA, it won't express immediately because intron not form protein, but it modify the sequence or basis in DNA. These changes inherit from one generation to another generation is the basis of DNA fingerprinting. दिमाग में घुसी बात तो यस लिख। आपका था ये, इसमें हो गई म्यूटेशन, आपका हो गया ये गया आपके बेटे यश में, यश के डीएनए में हो गई म्यूटेशन, यश से नेक्स्ट जनरेशन में गया ये, उसमें हो गई म्यूटेशन। 3 पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते डीएनए का वो पार्ट इतना ज्यादा वेरी कर गया कुछ चीजों के असर इमीडिएटली देखने को मिल जाते हैं। अगर म्यूटेशन एक्सोनिक पार्ट में हो तो वो अपने आप को इमीडिएटली एक्सप्रेस कर देती है इन द फॉर्म ऑफ एब्नॉर्मल प्रोटीन, और यूजुअली वो म्यूटेशन रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को अफेक्ट करती है, तो वो म्यूटेशन आपकी डेथ के साथ ही गायब हो जाएगी। बट वो म्यूटेशन जो इंट्रोनिक पार्ट में होती है उससे कोई प्रोटीन नहीं बनता, वो अपने आप को इमीडिएटली शो नहीं करती, बट आपके डीएनए को जनरेशन टू जनरेशन चेंज करती रहती है। तो म्यूटेशन इज द रीजन ऑफ हाइपर वेरिएबल रीजन इन डीएनए। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी म्यूटेशन की वजह से आती है। खत्म। ये लो 5 मिनट देते हो, 5 मिनट देते हो, नहीं तो पूरी एनसीईआरटी समझ आएगी, बस ये लाइन समझ नहीं आएगी। अरे देते हो 5 मिनट, दिया मास्टर दिया, चल मास्टर दिया, अरे बोला आगे बढ़ मास्टर दिया। ये 4-5 छोकरे नखरे कर रहे हैं, इनको हम देखेंगे, इनकी ऐसी की तैसी हम देखेंगे। अपने छोकरा लोग इनको देखेंगे, मास्टर तू बेफिक्र होकर आगे बढ़, पूरा फुल सपोर्ट है, तू पढ़ा 5 क्या 6 मिनट ले, इनको अपना छोकरा लोग संभाल लेगा भाई, तू काय को टेंशन लेता, तू पढ़ा ना एकदम मस्त रात्रि को पढ़ा, इनको अपने छोकरा लोग संभालेंगे। ए शाका शेरा शब्बू काली, जगह पकड़ना घेरना इसको, कौन बोला था मास्टर, लेकिन पकड़ इसको, मार इसको। आज की क्लास की कीमत देखो कितनी तगड़ी है। आज की क्लास मिलने की वजह से कल मॉलिक्यूलर खत्म हो जाएगा, सैटरडे को 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, वरना ये सैटरडे तक जाता और फिर ट्यूसडे को क्वेश्चन होते, फिर अगले सैटरडे को। मजा आया? दिया अरे मास्टर तू काय को घबराता है, आगे बढ़ना रे, ए मास्टर आगे बढ़ना, मेरा बेटा नहीं इधर पे पिस्टल लेके, तू बढ़ना आगे, ठोकता ना मैं 2-4 को इधर पे, तू पढ़ा ना। एलील चैप्टर 4 एलील। भूली बिसरी एक कहानी, फिर याद आई एक बात पुरानी। एलील प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एक गुजरा जमाना। पहले पढ़ते लिखा क्या है, आप आराम से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, आपको पता नहीं चलेगा क्या लिखा है। Allele. Again, recall the definition of allele from the chapter sequence variation had traditionally been described with a DNA polymorphism with more than one allele at a locus in the human population with a frequency greater than 0.01. एक बात को जरा ध्यान से समझना,
एक बात को ध्यान से समझना, इस दुनिया में अब 50 लोगों में कोई चीज वेरिएशन में दिख गई, तुम्हें 50 लोग दिखे और 50 लोगों के डीएनए में तुम्हें वो चीज वेरी करती हुई दिख रही है। इस 50 लोगों के डीएनए में किस बेसिस में डिफरेंस पाए जाते हैं? अबे 50 लोगों में तो मिल रहे हैं, पूरी दुनिया में थोड़ा मिल रहे हैं। तो सिर्फ 50 लोगों में तुझे वो चीज दिख गई, तो क्या तू उसके बेसिस पे पूरे इंडिया में ये बोल पाएगा कि इसके बेसिस पे हम पूरे वर्ल्ड में किसी भी बंदे के साथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं? इन बेसिस के बेसिस पे बता, यस और नो। पूरे वर्ल्ड में कोई चीज तेरे को 50 लोगों में दिख रही है सिर्फ वेरी करती हुई, क्या उस बेसिस पे तू ये बोल पाएगा डंके की चोट पर कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है तो इन डीएनए के इन बेसिस की स्टडी करो पूरे वर्ल्ड में? नहीं बोल पाएगा। अबे 50 लोगों में तो मिल रही है। किस बेसिस पर डिसाइड होता है कि ये सारे इंडिया सारे वर्ल्ड में लोगों में ये चीज अलग अलग है? किस बेसिस पर आप किसी को वेरिएबल रीजन बोलते हैं? किस बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि ये वेरिएबल रीजन है? किस बेसिस पर आप इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस बोलोगे? किस बेसिस पर आप इसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कंसीडर करोगे कि हाँ ये पूरे वर्ल्ड में ये बेसिस अलग अलग पाए जाते हैं? क्या मापदंड है? क्या मापदंड है? कुछ मापदंड तो होगा ना। आपने एक पॉपुलेशन में 500 इंडिविजुअल है, ठीक है, आपने उन सब की क्रोमोसोम 6 का स्टडी किया, क्रोमोसोम 6 स्टडी किया, क्रोमोसोम 6 स्टडी किया, छठवें नंबर का क्रोमोसोम स्टडी किया, क्रोमोसोम मिलेंगे पेयर में, ठीक है, तो 500 लोगों के आपने क्रोमोसोम छठवें ले लिए, और छठवें में क्या होगा? पेयर होगा। तो कितने क्रोमोसोम ले लिए? 500 लोगों के आपने 1000 क्रोमोसोम ले लिए। 500 बंदे बैठे हुए हैं, सबका छठे नंबर का क्रोमोसोम ले लिया, तो क्रोमोसोम पेयर में होंगे, तो मैंने 500 बंदों के कितने क्रोमोसोम ले लिए? 1000 ले लिए, ठीक है। 500 बंदों में से 8 बंदे ऐसे हैं जिनके डीएनए में चेंज दिखा। आप लोग समझ गए? 500 बंदों के 1000 क्रोमोसोम में 500 बंदों के 500 बंदों में 8 बंदे ऐसे हैं जिनके डीएनए में चेंज है। कितने बंदे? डीएनए टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? 1000 डिवाइड करके आया 0.008। कितना आना चाहिए फ्रीक्वेंसी कि आप इसको कंसीडर करोगे कि हाँ ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रिंसिपल है, ये वो रीजन है जो पूरे वर्ल्ड के लोगों में अलग अलग पाया जाएगा, इसके बेसिस पर आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हो? कितनी फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए? लिख के बता दो, कितनी आनी चाहिए? नायक नहीं खलनायक हूं मैं। दैट्स ऑल बिलॉर्ड। पैसा खत्म, शो खत्म। ये है ये लाइन, ये है ये लाइन। 500 लोगों में साला सिर्फ 8 लोगों में तो डिफरेंस पाया गया। उस बेसिस पे तुम इस डिफरेंस को थोड़ा कंसीडर करोगे कि सभी के अंदर ये डिफरेंस पाया जाएगा। 8 क्रोमोसोम 1000 फ्रीक्वेंसी आई 0.008। दिल नहीं मानता, पढ़ लेना एनसीईआरटी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एक एक लाइन पढ़ लेना, डंके की चोट पे बोल रहा हूं। अच्छे दिन आने वाले हैं, कल चैप्टर खत्म होगा। थैंक यू क्लास फॉर वंडरफुल जर्नी वी हैड। आगे भी है अभी आगे भी है, लेकिन मैं यहां पर आके मैं रिलैक्स हो गया। आसान नहीं होता दो इतने बड़े डिफिकल्ट चैप्टर। टीचर को सब आसान लगता है, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस किस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की वो पहली क्लास, सोचो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की वो पहली क्लास जहां जेनेटिक्स की डेफिनेशन लिखी जा रही थी, वो लिखते हुए सोचो दिमाग में कितना संग्राम था, कितना माल था, कितना कंटेंट था। पूरा चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, आगे मॉलिक्यूलर बेसिस, कितना कुछ रहा होगा टीचर के दिमाग में कि भाई ये दो चैप्टर डिफिकल्ट चैप्टर, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, बेसिक से उठाने हैं। इतने सारे टॉपिक, एक भी टॉपिक खराब हुआ सब खराब हो जाएगा, बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा, फीडबैक खराब हो जाएगा। वो नहीं, सेकेंडरी चीज है। आपके ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, आपके ऊपर इतने बच्चों का भविष्य है, इनके ऊपर की और बाकी लोगों का भविष्य होगा। तो वो दो चैप्टर क्वालिटी के साथ अबाउट टू कंप्लीट, कल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। एक टॉपिक को एक नया टॉपिक की तरह पढ़ाया गया, पूरी एनर्जी पूरी जान लगा के पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक का कॉन्सेप्ट था, मास्टर रिलैक्स हो जाता है बिल्कुल, समझ लो। 6 लेक्चर में आपका ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो जाएगा, आपका ये चैप्टर खत्म, 6 लेक्चर लगते हैं। दो इकोसिस्टम, दो ऑर्गेनिज्म, एक माइक्रोब, एक बायोडायवर्सिटी, खत्म सीरीज। 20 22 अक्टूबर से मैं आपकी क्लास 11वीं का रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, पूरा बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से स्टार्ट करेंगे। 60 क्वेश्चन होंगे। यहाँ एनसीईआरटी का पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ में कौन सी वर्ड इंपॉर्टेंट है उसको बॉक्स में बना होगा, कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया, उस सेंटेंस क्या लिखा होगा, 2017 में ये आया था, उसके ऊपर बेस नीट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर होगा। 60 क्वेश्चन करेंगे एक चैप्टर के, उसी में से क्वेश्चन आएगा। और थ्योरी में यहाँ से आपको रिवाइज कराता रहूंगा, और यहाँ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे थ्योरी रिवाइज कराता रहूंगा। तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। आपने अगर कभी नहीं भी पढ़ा हो 11th तो भी आपको पूरा समझ में आएगा। बहुत खतरनाक तरीके से रिवाइज करूंगा। वो मेरा लेक्चर आपके बैच में भी जाएगा, 2.2 में भी जाएगा, 3.2 में भी जाएगा, समझ में आया? तो मैं हर एक लेक्चर के लिए बहुत तगड़ी मेहनत करने वाला हूँ कि इसी में से ही नीट का पेपर आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा। उन लेक्चर की कीमत होगी, ठीक है। मैं आपका सारा रिवीजन खत्म करा दूंगा, दिसंबर तक 11वीं करवा दूंगा, ठीक है। हाँ चलिए भाई, थैंक यू। अच्छा लग रहा है मुझे, है ना। भूख लगेगी, अच्छे से खाना खाऊंगा दबा के आज। पोहा खाऊंगा, पोहा इज माय फेवरेट। कभी मैं आपके घर में आया, आप मेरे को कुछ भी दे दो, लेकिन आप मेरे को एक्चुअल में अगर मतलब होता है ना कि सर आए इनके पसंदीदा कुछ बनाया जाए पोहा बना देना भाई बस मेरे लिए। लंबी लंबी पतली पतली प्याज काट के, है ना, मूंगफली डाल के और पोहा, और बड़े कटोरी में देना भाई। और उसके साथ बड़े वाले कप में चाय देना, शुगर फ्री डाल के भाई। छोटा कप में नहीं, बड़े कप में मग्गे में दे देना, ठीक है। और पोहा दे देना भाई। मेरा मूड अच्छा होता है तो मैं पोहा खाता हूँ, मेरा मूड खराब होता है, डिस्टर्ब होता है, तभी मैं पोहा खाता हूँ, समझ में आया? मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है, कुछ खाने का मन होता है, 6 रोटी खाली, 7 रोटी खाली, भूख नहीं मिट रही, मैं पोहा खाऊंगा, ठीक है। चलिए चली जाए यहाँ से, आगे मेरा खून पीने के लिए। पोहा तो मांगा था तेरे से, मर गई, तू पोहा नहीं खिला सकती, चली जाए यहाँ से, आगे मेरा खून पीने के लिए। हम क्यों खिलाए पोहा, हम क्यों खिलाए? अरे दीवानी ये संभालना, तो बोली मेरे को, बोली मैं पोहा खाई तो खिलाएंगे रे, ये चलना, ये चल चल हवा दे, चल इधर को चलना, ये अपने छोकरा लोग बैठे ना, तेरे को पोहा दे। तू भाई को परेशान होता रे, आना तो मुंबई आना है, खिलाते ना तेरे को पोहा।